सिनेमा में लीगल या कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्मों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिनके जरिए कई दिलचस्प कहानियां दिखाई गई हैं। अब वही परंपरा ओटीटी स्पेस में नए नए कोर्ट रूम ड्रामा के साथ आगे बढ़ रही है। गिल्टी माइंड्स को शेफाली भूषण ने डायरेक्ट किया है, जिसमें वकीलों की प्रोफेशनल लाइफ के बीच उनकी निजी जिंदगी की प्रॉब्लम्स भी दिखाई गई है। किसी भी कोर्ट रूम ड्रामा का रोमांच वकीलों के बीच होने वाली अदालती बहस और तकरार होती है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गिल्टी माइंड सीरीज के सेकंड एपिसोड को, और आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रतीक मल्होत्रा नाम के 19 साल के लड़के को, जो कि अपनी कैब का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही कैब उसके पास आती है तो वह तुरंत ही कैब में बैठ जाता है और अपने गेमिंग गूगल को पहन लेता है। जिसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वह कैब ड्राइवर से कहता है कि उसे टॉयलेट लगी है, इसलिए वह कैब को रोकने के लिए कहता है। और जैसे ही वह कैब को रोकता है तो प्रतीक उसे खंजर से मार देता है। अब अगले सीन में हम कश्यप को देखते हैं, जो कि प्रतीक की प्रोफाइल चेक कर रही होती है। दरअसल कश्यप के पास प्रतीक का केस आ चुका था, इसलिए वह उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। वह अपनी असिस्टेंट वंदना से कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि उसने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि वह सिर्फ एक 19 साल का लड़का है। इसलिए अगले ही दिन कश्यप और उसकी असिस्टेंट वंदना प्रतीक से मिलने के लिए जेल चली जाते हैं, जहां जाने के बाद वह प्रतीक को बताते हैं कि उसका केस वही लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतीक तो आग बबूला हो रहा था और वह उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। कश्यप और वंदना को प्रतीक का व्यवहार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। अब आगे कश्यप और वंदना प्रतीक के घर जाते हैं और उसकी फैमिली वालों से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर कश्यप प्रतीक की फैमिली वालों को बताती है कि जब वह लोग प्रतीक से मिलने के लिए जेल गए थे तो उसने बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं की थी। आखिर ये किस वजह से है? तो प्रतीक की फैमिली वाले कश्यप को बताते हैं कि ऐसा बिहेवियर वह कई दिनों से कर रहा है, इस वजह से हमें भी उसकी चिंता हो रही थी। और यहाँ पर प्रतीक के फादर एक इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं कि जब वह लोग कहीं पर घूमने गए थे तो वहाँ पर वह कुछ सेल्फी ले रहे थे, लेकिन जब वह प्रतीक को बुलाते हैं तो वह आने से साफ इनकार कर देता है, और जब वह उसे जबरदस्ती बुलाते हैं तो वह उनके फोन को नदी में फेंक देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वंदना और कश्यप को, जो कि प्रतीक के हॉस्टल जाते हैं। उसके हॉस्टल के रूम में वह देखते हैं कि दीवार पर कई सारे गेम्स के पोस्टर लगे हुए हैं, और उन्हें देखकर कश्यप और वंदना समझ जाती है कि प्रतीक एक गेम एडिक्ट था। अब वह कुछ गेम्स की वीडियोस को देखते हैं, जिनमें उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को टास्क दिया जाता है और कुछ लोगों को मारा जाता है, जिससे कि उन्हें रिवार्ड मिलता है। यहाँ पर वंदना और कश्यप एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक आदमी को बेरहमी से मार दिया जाता है। कश्यप यहाँ पर वंदना से कहती है कि ये गेम्स बैन क्यों नहीं होते हैं, तो वंदना उससे कहती है कि ये गेम्स जो है वह इलीगल ही है, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है। अब कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कश्यप जज से कहती है कि प्रतीक ने पहले ही कन्फेस कर चुका है कि उसने कैब ड्राइवर को मारा है, लेकिन वह होशो हवास में नहीं था। और इस बात को साबित करने के लिए वह प्रतीक से कुछ सवाल पूछती है। वह उससे पूछती है कि वह एक दिन में कितने घंटे गेम खेलता था, जिस पर प्रतीक उससे कहता है कि लगभग 4 से 5 घंटे के लिए वह गेम खेलता था। और जब वह उससे पूछती है कि वह कितने साल से गेम खेल रहा है, तो वह उसे बताता है कि वह 1 साल से ये गेम खेलता आ रहा है। सबको ऐसा लग रहा था कि एक गेम की वजह से प्रतीक उस कैब ड्राइवर का कैसा मर्डर कर सकता है, और यही सवाल जब प्रतीक से पूछे जाते हैं तो प्रतीक सबको बताता है कि आखिर वह गेम कैसे खेला जाता है। गेम में प्लेयर को एक डिफिकल्ट चैलेंज चूज करना होता है, जिसे वह एक गेम कैम से शूट करते हैं। और जब कश्यप उससे पूछती है कि जो गेम में तुम चैलेंज कंप्लीट करते हो वह रियल में कंप्लीट करने होते हैं या फिर सिर्फ गेम में, ये चैलेंज रियल में कंप्लीट किए जाते हैं, ना कि गेम में। यहाँ पर वकील प्रतीक से कुछ सवाल पूछता है। वह उससे पूछता है कि जो तुम गेम खेलते हो उसमें तुम्हें कुछ तो मिलता होगा, या फिर तुम सिर्फ टाइम पास करते हो। तो प्रतीक उनसे कहता है कि उन्हें फिसाई को हराना था, जो कि फिनिशर गेम का बादशाह माना जाता है, और साथ ही जो गेम कंप्लीट करता है उन्हें $1,00,000 मिलता है। अब आगे कश्यप और वंदना तनीषा नाम की एक लड़की से मिलती है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि तनीषा भी एक गेम एडिक्ट रह चुकी है। दरअसल वह ब्लू हेल गेम खेला करती थी और उसने कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की है। यहाँ पर तनीषा उन्हें ये कहानी सुनाते वक्त बहुत ज्यादा रो भी रही थी, क्योंकि उसे पता है कि इस गेम ने उसे बहुत चोटें दी हैं। अब आगे हम वंदना के घर के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर वह गेम गॉगल को पहनती है, और जैसे ही वह पहनती है तो उसे सब कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट में नजर आने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह गेम के अंदर ही पहुंच गई हो, और जैसे ही वह उस चश्मे को उतारती है तो अचानक से उसे करंट सा लगता है। अब आगे हम कोर्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम कश्यप के हाथ में उसी गेम गूगल को देख पाते हैं, जिसे कि उस रात वंदना ने भी पहना था। यहाँ पर वह जज को बताती है कि इसी गेम गूगल की वजह से प्रतीक ने उसकी जान ली, इसलिए वह जज को भी इस गेम गूगल को पहनने को कहती है। और जब जज भी इस गेम गूगल को पहनते हैं तो उन्हें भी सारी चीजें ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखने लगती है। यहाँ पर कश्यप उन्हें बताती है कि इसी गेम गूगल की वजह से उसने कैब ड्राइवर की जान ली। जब वह लोग इस गेम गूगल को पहनते हैं तो उनका रियल लाइफ से कांटेक्ट टूट जाता है
और वह गेम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कसब जज से कहती है कि प्रतीक सिर्फ 19 साल का एक लड़का है जिसे इतनी तो समझ है कि किसी इंसान का कत्ल करने पर उन्हें सजा मिलती है और वह कैब ड्राइवर कोई उसका दुश्मन नहीं था। ये सब कुछ उस गेम गूगल ने करवाया है। अब यहाँ पर वकील भी अपनी कुछ बातें रखता है और वह जज साहब को बताता है कि कसब जी कह रहे हैं कि प्रतीक होशो हवास में नहीं था, इसलिए वह जज साहब को प्रतीक की मेडिकल रिपोर्ट देता है जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि प्रतीक को कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर वह वकील प्रतीक से कुछ मैथ्स के सवाल भी पूछता है जिनके आंसर प्रतीक एकदम सही दे देता है, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन एकदम ठीक थी। वकील जज साहब से कहता है कि वह उसे सेक्शन 84 के तहत नहीं छोड़ सकते। कल को कोई इंसान भी नशा कर आ सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है और वह यहाँ पर आकर कह सकता है कि 84 सेक्शन के तहत उन्हें छोड़ दो। अब आगे कसब उस पुलिस वाले को कटघरे में बुलाती है जिसने की प्रतीक को अरेस्ट किया था। यहाँ पर वह उस पुलिस वाले से कुछ सवाल पूछती है। वह उससे पूछती है कि उन्होंने प्रतीक को मर्डर होने की कितनी देर बाद अरेस्ट कर लिया था, जिसके जवाब में पुलिस वाला बताता है कि उन्होंने उस कैब ड्राइवर की मौत हो जाने के आधे घंटे बाद ही प्रतीक को अरेस्ट कर लिया था। जिस पर कसब उनसे पूछती है कि क्या उसके हाथ में कोई हथियार था या फिर उसने कभी भागने की कोशिश की, जिस पर वह पुलिस वाला कहता है कि नहीं, वह अपने हॉस्टल में था और वह अपने कमरे में बैठकर सॉन्ग सुन रहा था। तो यहाँ पर कसब जज साहब से कहती है कि प्रतीक होशो हवास में नहीं था, इसलिए उसने भागने की कोशिश ही नहीं की। वह रियल लाइफ में था ही नहीं, वह तो गेम की दुनिया में था। अब आगे वह वकील जज साहब को एक खंजर बताता है और वह प्रतीक से पूछता है कि ये खंजर उसका है, जिस पर प्रतीक हाँ में जवाब देता है। जिस पर वह वकील प्रतीक से पूछता है कि ये उसने कहाँ से खरीदा, तो प्रतीक उन्हें बताता है कि ये उसने दिल्ली के चांदनी चौक से खरीदा है। साथ में वह वकील जज साहब को ये भी बताता है कि प्रतीक ने 72 घंटे पहले ही उस चैलेंज को सेट कर दिया था और 48 घंटे पहले उसने ये इस खंजर को खरीदा। मतलब जिस इंसान की 3 दिन पहले से ही इस मर्डर की प्लानिंग चल रही हो, उस इंसान को हम कैसे कह सकते हैं कि वह होशो हवास में नहीं था। तो यहाँ पर कसब जज साहब को बोलती है कि WHO के अनुसार गेम खेलना एक फिजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें अगर कोई भी इंसान साल भर 1-2 घंटे डेली गेम खेले तो वह गेम एडिक्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में तो प्रतीक साल भर से गेम खेल रहा है और वह 1-2 घंटे गेम नहीं खेलता है, बल्कि वह तो 4-5 घंटे रेगुलर गेम खेलता है। वह जज साहब से कहती है कि वह गेम एडिक्ट था, इसलिए सेक्शन 84 के तहत उसे रिहा कर दिया जाए। अब जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि प्रतीक अपने होशो हवास में था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि जो वो कर रहा है वह इतना संगीन जुर्म है और वह रियल है। इसलिए जज साहब प्रतीक को 14 साल की सजा सुनाता है। और इस डिसीजन को सुनने के बाद प्रतीक के घर वाले पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि जब प्रतीक गेम खेलता था तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है। इसलिए गेम को खेलो, लेकिन लिमिट में खेलो। और ये बात हमेशा याद रखना कि गेम वाली लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।